तो जिस तरह से हमने बात की थी, तो इसको मैं जिस तरह हमने बात की थी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है एंड जो दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका मैसेज सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है, तो एटलीस्ट 20 किलोहर्ट्ज की हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एटलीस्ट। इससे ज्यादा तो होगी तो मसला नहीं है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सैम्पलिंग जो मैसेज सिग्नल है आप समझे 100 हर्ट्ज का है, 200 हर्ट्ज की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट होनी चाहिए। 4 किलो हर्ट्ज का है तो 8 किलो हर्ट्ज की एटलीस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो कल जो लैब हमने परफॉर्म की थी तो आपने वहां बात और से देखें तो मेरे पास 2 किलो हर्ट्ज का साइन वेव था। मैंने जो इनिशियल सिग्नल लिया है वो 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव लिया है, और मेरे पास जो उसी ट्रेनर के ऊपर जो डिजिटल पल्स अवेलेबल है वो 8 किलोहर्ट्ज की डिजिटल पल्स अवेलेबल है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे सैम्पलिंग उसी ट्रेनर से सैम्पलिंग का डिजिटल ट्रेन यूज करनी है तो मुझे 8 किलोहर्ट्ज की अगर मुझे डिजिटल पल्स के रिस्पेक्ट से सैंपल करना है तो मुझे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है वो 4 किलोहर्ट्ज की पॉसिबल है, जो मैं सैंपल कर सकता हूँ, मॉडल कर सकता हूँ यूजिंग द 8 किलोहर्ट्ज डिजिटल पल्स। इज इट क्लियर? यानी अगर मैं 5 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को मॉडल करना चाहूँ, उसको सैंपल करना चाहूँ, और वो 8 किलोहर्ट्ज के सिग्नल से सैंपल करना चाहूँ, तो 8 किलोहर्ट्ज का जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मेरे 5 किलोहर्ट्ज के मैसेज सिग्नल को सैंपल प्रॉपर नहीं कर सकती। इसको हम कहते हैं नाइक्वेस्ट रेट, या नाइक्वेस्ट थ्योरम कह लो, या नाइक्वेस्ट रेट कह लो। दिस इज कॉल्ड fs is greater than or equals to 2fm. This is called Nyquist rate. यानी जो minimum possible value of sampling frequency is termed as Nyquist rate. Thus, the sampling theorem will decide the periodicity associated with the pulse rate. मैंने आपसे कहा था ना, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप है ना, that that dictates number of pulses। कम से कम कितनी नंबर ऑफ पल्सेस होंगी या कम से कम कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी कि जो आपकी जिसकी वजह से मैसेज सिग्नल जो है आपका वो प्रॉपरली जो है वो सैंपल हो सके। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? जी सर। आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें। A message signal made of multiple frequency components has a maximum frequency value of 4 kilohertz। यानी आपकी जो वॉइस सिग्नल है उस वॉइस सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस वॉइस कंपोनेंट जो आप बोल रहे हैं उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 4 किलोहर्ट्ज की है। उस फाइंड आउट द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, फाइंड आउट द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम। तो कितनी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इस 4 किलोहर्ट्ज के मैसेज सिग्नल को सैंपल करने के लिए? कम से कम कितना एफएस चाहिए आपको? तो आपको पता है हमारे पास थ्योरम क्या है, हमारे पास ट्वाइस है ना। तो कितना चाहिए होगा हमें? 2 इंटू 4 के, तो कितना हुआ? एटलीस्ट 8। ये के जो है स्मॉल है बेटा, ये के जो है ना स्मॉल होता है, मैं हमेशा लार्ज लिख देता हूँ। 8 किलोहर्ट्ज का हमारे पास एफएस होना चाहिए। क्लियर है बात? जी सर। सही है। 8 किलोहर्ट्ज का हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास नाइक्वेस्ट थ्योरम के रिस्पेक्ट से एटलीस्ट 8 किलोहर्ट्ज की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अगेन a message signal has the following frequency components: a single tone sine wave of 500 hertz and sound of frequency component with the lowest value of 750 hertz and highest value of 1800 hertz. What would be the minimum sampling frequency to sense the information present in this signal according to the sampling theorem? यानी हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जिसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या है? सिंगल टोन साइन वेव, 500 हर्ट्ज की सिंगल टोन साइन वेव है हमारे पास, and sound of frequency component with the lowest value of 750 hertz, highest value 1800 hertz.
तो बताइए आपको कितनी मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी? 3600 हर्ट्ज। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें या इसको कैलकुलेट करें, तो मेरे भाई आप ये बताना कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वो तो 500 हर्ट्ज के हिसाब से होगा, इसको कैलकुलेट करूंगा 750 हर्ट्ज के हिसाब से होगा, और सेम सिग्नल के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 1800 हर्ट्ज। तो मुझे हाईएस्ट रेंज को टारगेट करना पड़ेगा। अगर मैं हाईएस्ट रेंज को मॉडल प्रॉपर्ली कर लूंगा तो ऑब्वियसली लोवेस्ट रेंजेस तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सैंपल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं लोवेस्ट रेंज को सैंपल करूंगा तो मेरे पास हाईएस्ट रेंज तो सैंपल हो ही नहीं सकती प्रॉपर्ली। तो इसलिए मुझे ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं एक और तरीके से कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये भी इसको आप कह सकते हैं, ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसका होता है सैंपलिंग, जो फ्रीक्वेंसी है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा मेरी? 1800, इसलिए यहाँ पे 1800 हर्ट्ज रखा और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली 3600 हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? बात क्लियर है? जी सर। आगे चले? जी। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने से पहले बताइए कि आपको ये जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्या ये समझ में आया? इसका नाइक्वेस्ट थ्योरम जो हमने अभी सॉल्व किया है इसको समझा? ये बात क्लियर हुई क्लास? यस सर क्लियर हो गई। क्या नाम है? ईजान इस्लाम, असफंदियार, बुरहानुद्दीन और अली रजा, फहद ताय साहब, हसीबुर रहमान साहब, हुजैफा, आप सबको हैं? यस सर। मिनहाल, शाहजेब, यस सर क्लियर है सर। टॉपिक यस क्लियर? सर। यस सर क्लियर। आगे चले? जी सर। यस सर। अब हमारे पास है पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन का टॉपिक है कि इसमें क्या कहते हैं आपका, इसमें क्या होती है? पल्स की विड्थ जो होती है, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैसेज ट्रेन है सर एक तो बेटा यहाँ तक कोई सवाल है आपको? क्या कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर कोई क्वेश्चन है बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? नो सर। अच्छा जी, आगे रिमूव कर। अच्छा, अब है हमारे पास सेकंड टेक्निक है पल्स विद मॉड्यूलेशन। यानी जिस तरह से पल्स विद मॉड्यूलेशन के अंदर आपको पता है ना कि पल्स की विड्थ जो होती है, मैं इस वक्त बना रहा था तो शायद मेरा वो बनाना रह गया, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पल्स है, एक पल्स है, सही है। तो ये जो पल्स की विड्थ है, ये जो मैं येलो मार्कर से बना रहा हूँ, ये दिस इज द विड्थ ऑफ द पल्स, this is the width of the pulse. This width of the pulse is being modulated through this sine wave or message signal. यानी जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है उस पे विथ मैक्सिमम होगी, यहाँ पे विथ मिनिमम होगी, ये ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। यानी ये ट्रांजिशंस आ रही हैं आपके पास, ये आपके पास पल्स इस तरह चल रही है। तो जो पल्स पहले हम क्या कर रहे थे, पल्स की एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे थे, पल्स की एम्पलीट्यूड चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे पल्स की एम्पलीट्यूड नहीं हो रही बल्कि पल्स की विड्थ चेंज होगी। वेयर इज कंसर्न जो पल्स की सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दैट, एक तो वो यहाँ पर थोड़ी आप देखेंगे जब पल्स की विड्थ चेंज होगी तो आपको नजर आएगा कि कुछ वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, सही है? इज इट क्लियर? तो पल्स की विड्थ चेंज होने की वजह से आपको वहां पर चेंजेस नजर आएंगे। तो इधर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग द width of the pulse, varying the width of the pulse, और varying the width of the pulse किसके रिलेशनशिप के हिसाब से? in proportion to what? variations of message। जो आपके पास मैसेज सिग्नल है, ये आपका अगर मैसेज सिग्नल है, if this is your message signal, तो इस मैसेज सिग्नल के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, ये जो ट्रफ क्रस्ट आया, फिर ट्रफ आया, तो ये फॉर एग्जांपल 0 से 5 पे गए,
फिर -5 पे आ गए। ये जो पीक टू पीक की वेरिएशंस है, ये जो पीक टू पीक की वेरिएशंस आ रही हैं, इसके हिसाब से आपके पास जो विड्थ ऑफ द पल्स है, दैट विड्थ ऑफ द पल्स विल चेंज। यानी इस वेरिएशन की वजह से विड्थ ऑफ द पल्स क्या होगी, मॉडल होगी। पहले हम एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स को मॉडल कर रहे थे, अब यहाँ पर जो पल्स की चौड़ाई है, पल्स की जो विड्थ है, उसको मॉडल करेंगे। तो अगर फॉर इंस्टेंस डेल्टा जो है, डेल्टा को मैं बोलूं कि ये विड्थ ऑफ द पल्स है, और Vm जो है मेरा, वो मेरा क्या है, Vm जो है मेरा जो मैसेज सिग्नल है, उसको मैं Vm बोल रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विड्थ ऑफ द पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज सिग्नल, या मैसेज सिग्नल के अंदर जो वेरिएशंस हैं, मैसेज सिग्नल की जो वेरिएशंस हैं, उसके रिस्पेक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, ये डायरेक्टली, हाँ, उसके रिस्पेक्ट से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने क्या लिखा है, डेल्टा का मतलब क्या हुआ कि विड्थ ऑफ द पल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज सिग्नल्स वेरिएशन, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैं Vm को यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ कि 1 प्लस Vm, 1 प्लस इसलिए कि 1 जो है हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी वजह से हम Vm जो हमारा पल्स की विड्थ को चेंज करना है। इससे क्या हो रहा है मेरे पास कि हमारे पास एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास पल्स की विड्थ अब यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगी। जब मैं अभी थोड़ी, मैं इसको जरा डायग्राम में ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, और मैं डायग्राम में ज्यादा बेहतर, हाँ ये देखें, अब डायग्राम हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये हमारे, होल्ड ऑन अ सेकंड, ये हमारे पास डेडिकेटेड पल्स ट्रेन चल रही है। अभी ये पल्स ट्रेन अगर यहाँ पर आप देखें तो ये पल्स ट्रेन के लिए यहाँ पर कोई मैसेज सिग्नल नहीं है, यानी इस पॉइंट पे पल्स ट्रेन के लिए कोई मैसेज सिग्नल नहीं है। तो इस वक्त जो पल्स ट्रेन की विड्थ है वो एक डेफिनेट विड्थ है, और वो एक बाय डिफॉल्ट विड्थ है जितनी पल्स ट्रेन की विड्थ ओरिजिनल थी। तो ये डेल्टा हो गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। जो पल्स ट्रेन की ओरिजिनल विड्थ है उसको हम डेल्टा बोलेंगे, यानी ये है हमारे पास डेल्टा। लेकिन जैसे ही हमारे पास मैसेज सिग्नल आना शुरू हुआ तो हमारे पास ये पल्स की जो ट्रेन है, ये अब उसकी विड्थ हमारे पास वेरी करना शुरू हो जाएगी। देखें आप, अब पल्स ट्रेन की विड्थ जो है वेरी होना शुरू हो गई, और जैसे जैसे सिग्नल जो है जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो आपके पास पल्स ट्रेन की विड्थ कम होना शुरू हो गई। जैसे जैसे सिग्नल ऊपर जा रहा है आपके पास पल्स ट्रेन की विड्थ मैक्सिमम होना शुरू हो गई। दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, डेल्टा प्लस 1 प्लस Vm, डेल्टा इंटू 1 प्लस Vm। तो जैसे जैसे हमारे पास सिग्नल ऊपर जाएगा तो एक तो 1 प्लस Vm हो जाएगा, और जब सिग्नल डिक्रीज करेगा उसकी विड्थ डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस Vm। उसकी जैसे ही सिग्नल की आपके पास डिक्रीज होगी वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस Vm। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल्स को इस तरह से देखें, ओरिजिनली मैं बोलूं कि अगर कोई पल्स ट्रेन की विड्थ नहीं है तो Vm इज इक्वल्स टू, ओरिजिनली क्या है, 1 है फॉर एग्जांपल, तो प्लस, होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको यहां से कर लेते हैं, सही तरह से लिख लेते हैं इसको, Vm इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हमारे पास ये हो गया कि प्लस से मुराद ये हो गई कि हमारे पास विड्थ या तो कम करना है, माइनस से मुराद क्या हो गई, तो हमारे पास जब इस चीज को यहाँ लेके जाएंगे तो आइदर वी विल गेट दिस फैक्टर or either we will get this factor by virtue of by virtue of change in the amplitude of what, the amplitude of क्या कहना चाहिए, मैसेज सिग्नल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल वेरी करेगा तो जैसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल वेरी करेगा उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास ये जो डेल्टा है, ये जो हमारे पास डेल्टा है, पल्स ट्रेन की जो ओरिजिनल विड्थ है वो वेरी करना शुरू हो जाएगी, और वो वेरी करेगी हमारे पास। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल कंटेन्स, अब देखो ना, पीडब्ल्यूएम का सिग्नल भी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है पल्स ट्रेन की, यानी कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो यूज नहीं करते, वो उसका कोई यूसेज नहीं है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के पास एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मखसूस थ्योरम नहीं है कि कम से कम कितनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो, बस इतनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर्ली वो चीज मॉडल हो जाए, जो हमारे पास सिग्नल का क्रस्ट या ट्रफ है वो प्रॉपर्ली हमारे पास मॉडल हो जाए। लेकिन कोई एक डेडिकेटेड हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का थ्योरम यहाँ पर हम उसको यूज नहीं करते, नाइक्विस्ट थ्योरम इसकी हम बात करते हैं, ड्यू टू इट्स इनडायरेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग मैसेज इंफॉर्मेशन एंड आल्सो द रैंडमनेस इन्वॉल्व्ड इन द विड्थ मॉडिफिकेशन।
जो विथ मॉडिफिकेशन के अंदर जो रैंडमनेस इन्वॉल्व है ना, उसकी वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का वो जो नाइक्वेस्ट थ्योरम है उसको हम यहाँ यूटिलाइज कर सकें। तो पीडब्ल्यू वैसे तो कम्युनिकेशन सिग्नल में तो इतना यूज नहीं है, लेकिन जो लोग मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं, देखते हैं, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स की आपने लैब अगर की होंगी या कर रहे होंगे, आई गेस कर रहे होंगे बल्कि, तो वहां पर आप देखेंगे पीडब्ल्यूएम सिग्नल से हमारे पास जो है वो मोटर की स्पीड, डीसी मोटर की स्पीड को हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल से कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉडल। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन के अंदर अगेन टीपी क्या इंडिकेट कर रहा है, टीपी इंडिकेट कर रहा है पल्स ट्रेन की जो हमारे पास पीरियड है उसको टीपी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पल्स पोजीशन के अंदर हम अब पीरियड को चेंज करेंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे पल्स एक्टिव होगी, फिर लंबे अरसे के बाद पल्स डीएक्टिव, एक पर्टिकुलर पीरियड पे एक्टिव होगी फिर डीएक्टिव होगी, डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड। मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखें, अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारे पास पल्स ट्रेन है, सही है, ये हमारे पास क्या है, पल्स ट्रेन है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये पल्स पोजीशन, यहाँ पर पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, यहाँ पे हमारे पास पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, और यहाँ पर आप देखें पल्स की पोजीशनिंग चेंज हो रही है। यानी यहाँ पर देखें पल्स किस तरह से हमारे पास एक मखसूस जो है वो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट से पल्स की पोजीशन चेंज हो रही है और डेडिकेटेड। अब ये हमारे पास पल्स ट्रेन है, ओरिजिनली पल्स ट्रेन हमारे पास ऐसी थी, ये हमारे पास पल्स विड्थ है। अब देखें पल्स की विड्थ यहाँ पर चेंज हो रही है, और यहाँ पर आप और से अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर पल्स की विड्थ कुछ और है, वो पल्स की पोजीशन कुछ और है, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर पल्स की विड्थ हमारे पास कुछ और है। देखिए यहाँ पर कितना कम डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना कम डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना ज्यादा डिस्टेंस है, इज इट क्लियर? तो पल्स की पोजीशन जो है ना, देखिए यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखें, और फिर यहाँ पे इन दोनों के, सॉरी, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर डिस्टेंस देखें, और फिर इन दोनों पल्सेस के दरमियान डिस्टेंस देखें। इसका मतलब है ये दोनों पल्सेस करीब हैं, ये दोनों पल्सेस दूर हैं, तो पल्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हुई है पल्स पोजीशन मॉडलिंग के अंदर। तो अगेन वही फॉर्मूला है, टीपी इज एफ इंटू वीएम, वीएम स्टैंड फॉर मैसेज सिग्नल। नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट होगा, राइट करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट, पॉजिटिव करेंगे तो शिफ्ट राइट होगा हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हुई? कुछ सवाल? हाँ बेटा, यस सर। बेटा बेटा आगे चले। यस सर। अच्छा जी, अच्छा अब जैसे ही हमने अब हम थोड़ा सा अब चलते हैं, थोड़ा डिजिटल मोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिजिटल मोड के अंदर अभी तक हमने जो है पल्सेस को सैंपल तो कर लिया, डिस्क्रीट मोड में तो शायद हम आ गए, पल्स को सैंपल तो कर लिया, लेकिन अभी तक हमने बाइनरी असाइनमेंट 0 1 0 0 0 0 1, जो बाइनरी असाइनमेंट है हमने अभी तक ये नहीं किया, यानी ये इसका एक बाइनरी नंबर डेडिकेट नहीं किया। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे, यानी हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं बहुत ज्यादा आम तौर पे यूज होने की, जिसमें ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, दिस इज द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, वाइडली यूज, दिस इज वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रू इन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसको हम कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ये बुनियादी तौर पे जो हमारे पास पैम है ना, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसी की एक्सटेंशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही की एक्सटेंशन है। और इसमें आपको जो लैब के अंदर आपने सैंपल एंड होल्ड का आपने जो कॉन्सेप्ट लैब नंबर 10 में देखा है, जिसकी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल होगी, लैब नंबर 10 पे आपने जो सैंपल एंड होल्ड को मैंने दिखाया था, उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, और कितना इंपॉर्टेंट है सैंपल एंड होल्ड का जो प्रोसेस है इन दिस पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगली स्लाइड में आपको, अगली स्लाइड में आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो द फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इज द पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसकी हमने बात की। द टेक्निक इज अ ब्रेक थ्रू फॉर मूविंग द फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। अच्छा जी, ये हमारे पास एक टिपिकल सिग्नल है, नीचे हमारे पास पैम सिग्नल है, होल्ड्स को मैं यहाँ बना लेता हूँ और रेड से करता हूँ, दिस इज अवर पैम सिग्नल। अब थोड़ा सा होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं यहाँ पर फिर मैं ये बैक करूंगा स्लाइड। अच्छा अब ये मैंने अब देखे ना ये फर्क क्या है, दिस इज व्हाट, नेचुरल सैम्पलिंग, ये नेचुरल सैम्पलिंग है आपके पास, सही है,
दिस इज नेचुरल सैंपलिंग। अब देखें सैंपल एंड होल्ड में क्या फर्क आएगा। दिस इज सैंपल एंड होल्ड सैंपलिंग। ये हमने किए सैंपल एंड होल्ड। सैंपल एंड होल्ड क्यों कह रहे हैं, देखें यहाँ पर सैंपल की वैल्यू आई, उस सैंपल की वैल्यू को होल्ड रखा, फिर अगेन सैंपल की वैल्यू आई, फिर सैंपल की वैल्यू को होल्ड रखा। इस सैंपल की वैल्यू कैसे आ रही है, यहाँ पर सैंपलिंग इंस्टेंट्स हैं हमारे पास, सैंपलिंग की पल्सेस हैं, यहाँ पर सैंपलिंग की पल्सेस है हमारे पास। तो हमारे पास सैंपलिंग की पल्सेस है हमारे पास, उन सैंपल की पल्सेस को पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होल्ड रखें। जैसे कैपेसिटर है हमारे पास, कैपेसिटर क्या करता है, चार्जेस को होल्ड करता है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक चार्जेस को होल्ड रखा, अगेन नया सैंपल आया, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को चार्जेस तक होल्ड रखा, फिर एक नया सैंपल आया, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को चार्जेस को होल्ड रखा, फिर एक नया सैंपल आया, फिर चार्जेस को होल्ड रखा। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इस सैंपल एंड होल्ड से हमारे पास चले एक वेव का शेप तो नजर आना शुरू हो गया, जो यहाँ पर हमें वेव का शेप, सॉरी, जो यहाँ पर हमें वेव का शेप रिसीविंग एंड पे इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना और इस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना, ये दो अलग अलग चीजें, ये ज्यादा बेहतर रिकंस्ट्रक्शन इसकी पॉसिबल है एज कंपेयर टू पैम सिग्नल को इस हालत में रिकंस्ट्रक्ट करना। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, होल्ड। प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो एरिया यहाँ नजर आया, ये जो एरिया आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जो एरिया आपको यहाँ नजर आ रहा है, होल्ड, ये जो एरिया आपको यहाँ नजर आ रहा है और सो ऑन यहाँ नजर आ रहा है, इस एरिया के अंदर आपने ये साइन वेव तो मैं आपको येलो से बनाऊं, अगर ये हमारी साइन वेव, ये दिस इज अवर साइन वेव। तो इस साइन वेव को मॉडल थोड़ी किया इस एरिया के अंदर, ये एरिया तो एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो हमें ट्रांसमिशन के वक्त क्या नजर आएगा, ट्रांसमिशन के वक्त हम क्या ट्रांसमिट करेंगे, मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ, हम ट्रांसमिट के वक्त तो ये ट्रांसमिट करेंगे, हाँ बेटा, ट्रांसमिट के वक्त तो ये ट्रांसमिट करेंगे हम। तो जब हम ट्रांसमिशन के वक्त ये ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सारे के सारे एरियाज हमारे क्या होंगे, ये एरिया हो गया, फिर ये एरिया हो गया, ये सब एरियाज क्या है हमारे पास, ये सब एरियाज एरर के अंदर है या नहीं है, हाँ बेटा, ये सब एरियाज एरर के अंदर है या नहीं है। क्यों एरर के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने मैसेज सिग्नल को मॉडल नहीं किया है। ये जो एरियाज हैं, ये ग्रे एरियाज हैं, इसमें मैसेज सिग्नल थोड़ी है, ये तो मैसेज सिग्नल की बाउंड्रीज के बियॉन्ड हमारे पास सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो ये एरर है एक तरीके से, दिस इज कॉल्ड एरर। ये बात क्लियर हुई आपको? जी सर। हाँ, हमने अभी यहाँ पर क्या किया, हमने अपने मैसेज सिग्नल को डिस्क्रीट लेवल्स असाइन कर दिए, हमने अपने मैसेज सिग्नल को क्या कर दिया, डिस्क्रीट लेवल असाइन कर दिए। ये जो असाइनमेंट ऑफ डिस्क्रीट लेवल है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड होल्ड ऑन अ सेकंड, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन। लेकिन ये जो एरर है इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर, इस एरर को कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। यानी इस एरर को अभी हमको अगर रिमूव करना है तो हमने सैंपलिंग सिग्नल की, अगेन देखें ना, पल्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा पल्सेस को इंक्रीज करेंगे तो एक क्वांटाइजेशन एरर उतना ही यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज होगा। दैट इज वाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सैंपलिंग, जो पल्स है हमारे पास, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज वाई द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अदरवाइज सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से क्वांटाइजेशन एरर विल इंक्रीज। तो ये क्वांटाइजेशन एरर है। देयर विल बी एरर बिटवीन द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल एंड इट्स क्वांटाइज्ड वर्जन व्हिच इज मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज। ये वो नॉइज है जो फिर आगे रिसीविंग एंड पे हमें रिकंस्ट्रक्शन के वक्त प्रॉब्लम देगी। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन। कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है उसको नियर बाय एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एक डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड वैल्यूज के। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखें, अब मैंने क्या किया, इस क्वांटाइजेशन की वजह से मैंने क्या किया, लेवल असाइन कर दिए बाइनरी के। यानी मैंने कहा कि ये जो लेवल है 1 1 है, ये लेवल 1 0 है, ये लेवल, ये तो खैर 0, ये 0 1 का लेवल है, ये 0 0 का लेवल है। तो मैंने क्या किया, बाइनरी वर्ड्स, यूनिक बाइनरी वर्ड्स, हर डिस्क्रीट लेवल को, हर डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल को एक यूनिक बाइनरी
वर्ड असाइन कर दिया इसको। अब एक अगर मैं सिंगल बिट होता तो सिंगल बिट कहलाता। अभी एक इसके अंदर 2 बिट्स आ रही है, यहाँ पर भी 2 बिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 बिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 बिट्स हैं, तो उसको मैं कहूंगा 2 बिट क्वांटाइजेशन है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतनी ही ज्यादा क्वांटाइजेशन लेवल्स होंगी और उतना ही हमारे पास बेहतर क्वांटाइजेशन हमारे पास अचीव होगी। जितनी ज्यादा हम नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स अभी यहाँ पर 2 हैं, हम यहाँ पर 3 की जगह पे नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा दें तो क्या होगा, बीच में ऑड लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे, बीच में ऑड लेवल आना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स जैसे ही आएंगे 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 करते हैं एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ बिट्स आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और इसी के हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। To facilitate this, the total number of discrete levels are decided to be in the power of 2. Why? कि हमारे पास बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है, तो उसी के पावर के रिस्पेक्ट से नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करेंगे, यानी अगर लेवल्स को इंक्रीज करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हमारे पास 3 बिट क्वांटाइजेशन है, तो आप देखें अब क्या फर्क पड़ रहा है हमारे पास इसकी मॉडलिंग में और उसकी मॉडलिंग में। क्या है, देखें यहाँ पर क्वांटाइजेशन एरर को देखें, यहाँ पर गौर से इधर क्वांटाइजेशन एरर को देखें और इधर क्वांटाइजेशन एरर को देखें। तो क्वांटाइजेशन एरर को रिमूव करने का एक वाहिद तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करें जो क्वांटाइजेशन के लेवल्स को इंक्रीज करे, जो क्वांटाइजेशन के लेवल्स को इंक्रीज करे। यानी कि आप हमारे पास देखें ना, अब नंबर ऑफ बिट्स भी कैसे इंक्रीज होंगी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से। पहले हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, और नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास फिर कम थी, लेकिन जैसे ही हमने नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज की, जिसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर n के रिस्पेक्ट से हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। मतलब बात क्लियर हुई बेटा? आगे देखें, और ये हमारे पास देखें 4 बिट क्वांटाइजेशन है, सही है। अगेन क्वांटाइजेशन एरर अभी भी यहाँ पर है और क्वांटाइजेशन एरर की वजह से भी सिग्नल अभी क्वांटाइजेशन एरर देगा, लेकिन हमारे पास बेहतर तौर पे सिग्नल मॉडल हो रहा है, हमारे पास जो बेहतर तौर पे सिग्नल। तो फॉर इंस्टेंस इफ द बाइनरी वर्ड ऑफ द 8 बिट लेंथ, देन वी विल हैव 256 डिस्क्रीट लेवल। 8 बिट लेंथ का बाइनरी वर्ड है तो हमारे पास 256 डिस्क्रीट लेवल पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सही है। ये 15 लेवल्स है ना, ये 15 लेवल्स के बाद कहां पर 256 तक भी जा सकते हैं, देख ले। यानी अभी यहाँ पर आप 256 लेवल्स तक भी 4 बिट क्वांटाइजेशन है, तो आगे आप 16 बिट क्वांटाइजेशन है। तो जितनी आप क्वांटाइजेशन के एरर, आप क्वांटाइजेशन के बिट्स इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ लेवल्स भी हमारे पास वहां पर क्वांटाइजेशन के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, होते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इनकोडर हमारे पास मौजूद है। आपने ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन इनकोडर मैं आपको दिखा देता हूँ, होल्ड ऑन अ सेकंड, लैब के अंदर। अच्छा आप यहाँ पर देखें, मेरे पास देखें पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन देखें मेरे पास कहाँ पर अवेलेबल है, ये जहाँ मेरा हाथ है ना, ये देखें, ये दिस इज द ब्लॉक ऑफ, ये दिस इज द ब्लॉक ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम ब्लॉक है ये, दिस इज द पीसीएम ब्लॉक। इसको अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं सही तरीके से नजर आएगा आपको, ये ना, देखिए ये लिखा है ना पीसीएम, पीसीएम ब्लॉक आपके पास ये ट्यूनेबल लो पास फिल्टर के साथ पीसीएम ब्लॉक, ये जो हमारे पास डेटेक्स का बोर्ड है, इसमें पीसीएम ब्लॉक यहाँ पर गिवन है। तो पीसीएम के थ्रू भी आप यहाँ पर क्वांटाइजेशन जो है आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो लैब है उसके लैब के मॉड्यूल के अंदर भी ये पीसीएम का डिकोडर पूरा हमारे पास अवेलेबल है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, पहले इनपुट्स, मैं नोटेशंस ऑन कर लूं। सबसे पहले हमारे पास क्या एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल की पहले हम सैंपलिंग करेंगे। अगर हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सैंपलिंग कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सैंपलिंग के अंदर के ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सैंपल करेंगे इसको हम। ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सैंपलिंग के बाद हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह से नजर आएगा हमें। उसके बाद उसकी क्वांटाइजेशन करेंगे, क्वांटाइजेशन के बाद उसको क्वांटाइज लेवल्स के हमारे पास सिग्नल नसीब होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बस एक ग्राफ, उसमें क्वांटाइज लेवल हमारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसको हर क्वांटाइज लेवल को
हम एक बाइनरी वर्ड असाइन कर देंगे, बिट असाइन कर देंगे, तो डिजिटल डाटा हमें इस तरह से नजर आएगा 11100110, इस फॉर्म में हमारे पास पे ट्रांसमिशन होगी, एक डिजिटल फॉर्म में हमारे पास पे ट्रांसमिशन होगी। The whole process of sampling, quantization and encoding is also termed as analog to digital conversion (ADC) operation. Thus, for any analog signal, the output of ADC is nothing but PCM signal. जो भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, ये दरअसल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की एक आउटपुट होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमने एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटाइज कर दिया या डिजिटल कन्वर्ट कर दिया उसको। तो इन ट्रेडिशनल जो पल्स कोड जो मॉड्यूलेशन है, जो भी एनालॉग सिग्नल को सैंपल करके कन्वर्ट करते हैं टू स्कीम ऑफ बाइनरी वर्ड्स, ए टू डी कन्वर्टर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जिस टाइम पे भी हम जिस टाइम पे भी सैंपल लेंगे ना, तो 8 बिट वर्ड जनरेट करेगा ये ए टू डी कन्वर्टर है। यहाँ पर 8 बिट बाइनरी, इसके आउटपुट 8 बिट की है ना, तो हमारे पास क्या होगा, 8 बिट हमारे पास एक वर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हम पीसीएम के तौर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पैरेलल बाइनरी वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल सिंगल बाय शिफ्ट रजिस्टर। अगर हम इसको पैरेलल, ये चूंकि अभी पैरेलल आ रहा है ना, होल्ड ऑन अ सेकंड, क्योंकि ये पैरेलल वर्ड आ रहा है, तो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े होंगे। तो इस पैरेलल वर्ड को हम इन द फॉर्म ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। तो पैरेलल वर्ड को सीरियल डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शिफ्ट रजिस्टर। हमारे पास जब आप लैब के अंदर जाएंगे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हमारे पास जो है वो लैब्स अवेलेबल हैं। मैडम इंजीनियर सिद्रा रहीम वो लैब करवाती हैं। तो ये शिफ्ट